हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6। इसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज जो है वो है बेटा रेट ऑफ चेंज। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी है, आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगे सारे स्टेप, ये मेरी गारंटी है। आपको एक हेल्प करनी बेटा, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और एक छोटी सी हेल्प और चाहिए कि आप एक दिन के लिए इस वीडियो का लिंक जरूर अपने स्टेटस पे लगा दें, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दें, अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है तो पहला स्टेप हम सीखेंगे बेटा व्हाट इज रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज जो है ये होता क्या है, ये हम सीख। दूसरे स्टेप में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, रेट ऑफ चेंज के एग्जाम्पल, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि रेट ऑफ चेंज क्या है और डेली लाइफ में इसके कैसे यूज होता है। तीसरे स्टेप में हम ये सीखेंगे कि इसका यूज क्या है, जो रेट ऑफ चेंज है इसका डेली यूजेस है क्या, इसका हमारे डेली यूज में कुछ यूज है या नहीं है। और ये सारे स्टेप सीखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको इसके लिए इतनी भारी भरकम किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, सिर्फ इसी चैनल पे आपको बिल्कुल क्लियर कट आएगा और बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमारा जो टारगेट रहेगा बेटा इस चैप्टर के लिए वो आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज है उसमें रेट ऑफ चेंज कैसे होता है, ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इज द चेंज विच टेल्स अस हाउ मच वन क्वांटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इसका मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। अगर एक चीज चेंज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में, उसकी तुलना में दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है, दिस इज रेट ऑफ चेंज। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया ग्राफ का। ये जो नीचे वाली एक्सिस इसमें एक्स एक्सिस ये दिखा रही एज, और ये जो वाई एक्सिस है ये दिखा रही है हमारे पास हाइट। तो कैसे कैसे एज बढ़ने के साथ साथ इनकी हाइट भी बढ़ रही है, तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज हो गया। कैसे? हाइट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू एज। तो यहां पर बेटा इनकी जो हाइट है वो चेंज हो रही है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? एज के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे हाइट भी बढ़ रही है। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू एज। हाइट का चेंज होना एज के रिस्पेक्ट में। बेटा इस नोट को बड़े ध्यान से देखिए। हमने मान लिया कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंड करता है किसके ऊपर? x के। सो इफ x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर जो रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा dy बाई dx होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? x के ऊपर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना चेंज हो रहा है? दैट इज dy बाई dx। y चेंज हो रहा है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। यहां पर हम देखते हैं ये जो बैलून है बेटा, इस बैलून का वॉल्यूम कम हो रहा है, इसमें हवा भरी है, तो हवा जब निकल रही तो वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। जैसे इससे हवा निकली वैसे इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो जैसे जैसे इसका वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका रेडियस भी कम हो रहा है। तो यहां पर रेडियस चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम इसका कम हुआ तो रेडियस भी कम हुई। तो यहां पर जो रेडियस हो रही है, रेडियस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। हवा का वॉल्यूम कम हो रहा है तो रेडियस भी कम होती जा रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रेडियस का चेंज हो रहा है यहां पर। अब ये वाला एग्जांपल तो आपने बचपन में जरूर किया होगा। बचपन में हम क्या करते थे? पत्थर लेते थे और फटाक से झील में मारते थे, या हम पत्थर लेते हैं अभी भी और नदी में यूं करके फेंकते हैं। तो जैसे हम पत्थर लेते हैं वैसे क्या होता है? वेव्स जो है सर्कुलर वे में मूव करने लग जाती है, वेव ऐसे करके मूव होने लग जाती है। तो जैसे वेव ऐसे करके मूव हो रही तो वेव का एरिया बढ़ रहा है, वेव का एरिया बढ़ रहा है तो उसकी रेडियस भी बढ़ती जा रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस इंक्रीज होती जा रही है तो एरिया भी इंक्रीज होता जा रहा है। सो हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एक और एग्जांपल हम यहां पे ले सकते हैं। यहां पे क्या हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है, एरिया एक्सपेंड हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। जैसे एरिया चेंज हो रहा है तो रेडियस भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो एरिया चेंज हो रहा है तो रेडियस भी चेंज हो रही है ना। तो एरिया किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? रेडियस। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी एरिया भी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ती जा रही है एरिया भी बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में एरिया चेंज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में। रेडियस इज इंक्रीजिंग देन एरिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस।
रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रही तो एरिया भी चेंज हो रहा है। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सो हम कैसे लिख सकते हैं, डी ए अपॉन डी आर, डी ए चेंज इन एरिया अपॉन डी आर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। डी ए मीन्स हो गया चेंज इन एरिया और डी आर माने हो गया चेंज इन रेडियस। तो एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब बच्चों इस एग्जाम्पल में आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या चीज किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ये क्लाइंब कर रहा है हमारे पास स्टेप पे, स्टेयर पे, ये जो हमारे पास लैडर होती है, सीढ़ी होती है, उस पर क्लाइंब कर रहा है। तो यहां पर क्या चीज चेंज हो रही है और किस चीज के रिस्पेक्ट में। सो इन कमेंट सेक्शन यू विल टेल मी व्हाट इज चेंजिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्या चीज चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब ऐसा रेट ऑफ चेंज नहीं करना आपने, ये रेट ऑफ चेंज नहीं होगा ये तो बहुत बुरी तरह से हो गया, आदमी गया और पटाख से नीचे आ गया। सो यहां पर क्या चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ये हमने नहीं सोचना क्योंकि ये कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब आता है इस चैप्टर में फॉर्मूले क्या यूज होने हैं। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज होने मैंने यहां पर भी बता रखा है और मैं नीचे आपको पीडीएफ भी दे दूंगा इसकी। डिस्क्रिप्शन पे जाना, पीडीएफ लिंक होगी फॉर्मूलों की, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो हमारे पास यूज होंगे स्क्वायर के फॉर्मूले, रेक्टेंगल के फॉर्मूले, देन हमारे पास यूज होंगे बेटा ये हमारे पास यूज होंगे बेटा ये हमारे पास सर्कल के फॉर्मूले, हमारे पास यूज होगा क्यूब का फॉर्मूला, क्यूबॉइड का फॉर्मूला, सिलेंडर का फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा। फिर हमारे पास जो फॉर्मूले होंगे वो स्फीयर के होंगे, हेमिस्फीयर के होंगे एंड देन हमारे पास कोन के फॉर्मूले यूज होंगे। तो इन फॉर्मूलों को आप यहां से भी पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी दे रहा हूं तो वहां से भी कर सकते हो। तो बच्चों ये बेसिक कंसेप्ट के बाद हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आराम आराम से क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन क्लियर कट कराऊंगा, सारे क्वेश्चन और उनके एग्जाम्पल कराऊंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे, तो आप उसी टाइम स्लॉट पे उसका क्वेश्चन देख सकते हो। आपको पूरी वीडियो भी अगर कोई क्वेश्चन देखना है स्पेशली तो वहां से देख सकते हो। ठीक है, बस आपकी हेल्प चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। थैंक यू। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एक सर्कल दे रखा हमारे पास, ये सर्कल हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, इसका मतलब सर्कल जो है वो चेंज होता जा रहा होगा। यानी अगर सर्कल ऐसा है तो वो ऐसा ऐसा इसका क्या हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब इसका एरिया चेंज हो रहा है। सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया सर्कल। हमें बताना सर्कल का जो एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, लेकिन रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था चेंज इन एरिया, एरिया का चेंज होना किससे डिनोट करेंगे हम, डी ए, चेंज इन एरिया, एंड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस उसने बोला तो यानी डी आर, रेडियस के रिस्पेक्ट में, ये हमने फाइंड करना है। क्लियर हो गया। एंड वेयर आर इज रेडियस, आर रेडियस है एंड फर्स्ट पार्ट में दे रखा R3 है और सेकंड पार्ट में दे रखा R4 है। हमें निकालना क्या है, चेंज इन एरिया, एरिया कितना चेंज हुआ डी ए अपॉन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में यानी डी आर, ये निकालना है। तो आई होप क्लियर होगा। पहला पार्ट करते हैं हम। पहले हम लिख रहे हैं बेटा एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। यानी मैं लिख सकता हूं ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर मैंने को डिफरेंशिएशन करना है, डी ए अपॉन डी आर निकालना, आर के रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, जैसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते थे, है ना। डिफरेंशिएशन अभी तक हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते थे, एक्स की। तो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो आएगा डी ए अपॉन डी आर, समझ गए होंगे, डी ए अपॉन डी आर। ए का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और साथ में डी ए अपॉन डी आर, और पाई आर स्क्वायर का हो गया हमारे पास 2 पाई आर। पाई का पाई रहेगा कांस्टेंट नंबर और आर के रिस्पेक्ट में हो रहा तो आर स्क्वायर का क्या हो गया, 2r हो गया। तो पाई का पाई और ये आया 2r, तो 2 पाई आर हो गया। अब हमारे पास पहले पार्ट में देखा r की वैल्यू 3 है तो r3 पुट कर दो यहां पर पहला पार्ट में, तो डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू 2 पाई और r की जगह 3 कर दिया हमने। तो हमारे पास कितना आ गया, पहला वाला पार्ट आ गया बच्चों डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 3 जा 6 पाई, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 6 पाई।
इस रेट से हमारा क्या हो रहा है, सर्कल चेंज हो रहा है, मतलब एरिया चेंज हो रहा है। दूसरा पार्ट बेटा हमें निकालना है, यहां पर देखा r इक्वल टू 4, अगेन वही लेते हैं हम, डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो मैं ये निकाल चुका हूं dA अपॉन dr, और ये था हमारे पास 2 पाई r, ठीक है। अब हम r की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, यहां पर 4 पुट कर देंगे, तो आया dA अपॉन dr, और 2 का 2, पाई का पाई, r की जगह 4, यानी कितना आ जाएगा 8 पाई आ गया। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये dA वगैरह वाला कंसेप्ट में कंफ्यूजन है तो मैं आपको क्लियर कराता हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, पहले ये क्लियर कराता हूं। ये क्लियर हो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को? अच्छे बच्चों, मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं कि अगर कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो वो ऐसा होगा, देखो अगर सपोज दैट मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करता हूं, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आएगा। मैं d बाई डी एक्स कर रहा हूं, डेरिवेटिव कर रहा हूं एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का आएगा 2x। अब क्या होता है कि जिसका हम डेरिवेटिव करते हैं वो ऊपर आता है चेंज, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है। तो मैंने x का करा चेंज इन x, तो यहां पर आया dx, x का चेंज, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करा क्योंकि x ही यहां पर, तो dx अपॉन dx आ गया। तो ये हम लिखते नहीं क्योंकि ये कैंसिल हो जाता, तो हम सिर्फ 2x लिख देते हैं। सपोज दैट मैं d बाई डी एक्स अगर करूंगा साइन x का, अगर साइन x का डेरिवेटिव करूंगा तो साइन x का आएगा cos x, और क्योंकि मैंने x का किया, यहां पर x है, x का किया, तो जिसका करते हैं वो ऊपर आता है dx, उसका चेंज इन x, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये नीचे आया, तो लिखते नहीं है। लेकिन सर क्या होगा अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर का करूं, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं किसका, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का कर रहा हूं, तो वाई स्क्वायर का 2y ही आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा, n x की पावर n माइनस 1, वही लगेगा, वाई स्क्वायर का आएगा 2y। लेकिन बेटा अब यहां पर देखो किसका किया हमने, y का किया, चेंज किस में किया, y में, तो यहां पर आएगा dy, डेल्टा y, इतना चेंज हुआ। और किसके रिस्पेक्ट में किया हमने, x के, देखो dx अपॉन में x है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अपॉन dx, अभी कैंसिल नहीं होगा, यानी अगर कभी भी हम y वाली टर्म का करेंगे तो साथ में dy बाई dx भी आएगा। सपोज दैट, और लेता हूं एक एग्जांपल, अगर मैं करता हूं साइन y का डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स कर रहा हूं मैं किसका, साइन y का, तो बच्चों साइन y का cos y ही आएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास cos y। लेकिन अब हमने किसका करा, y का, तो चेंज इन y यानी dy अपॉन dx, तो यहां पर dy बाई dx भी आएगा। और लेते हैं एक एग्जांपल, सपोज दैट मैं बोलता हूं t की पावर 5 का करो बच्चों, d बाई डी एक्स आप करो t की पावर 5 का, d बाई डी एक्स, तो t की पावर 5 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 5t की पावर 4 होगा वैसे ही। लेकिन अब क्या आएगा साथ में, हमने t का किया ना, तो यहां आया dt, और किसके रिस्पेक्ट में करा, x के, तो अपॉन में dx, इसलिए इनके साथ ये भी आएगा। जैसे मैंने अभी बताया था एरिया का, जब हमने करा था a का, तो जब मैं d बाई डी एक्स कर रहा हूं a का, तो 1 आएगा, जैसे x का 1 आता है ऐसे y का 1, t का 1, क्योंकि n x की पावर n माइनस 1। लेकिन अब हमने करा a का, तो आएगा यहां पर dA, और किसके रिस्पेक्ट में करा, x के, तो अपॉन में dx। मानो मैं s कर रहा हूं, s4 s के जोशी, s का कर रहा हूं, तो क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ s का आ गया 1, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, ds, क्योंकि हमने s में चेंज करा, और किसके रिस्पेक्ट में करा, x के, तो dx। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बेटा हम पहले क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करते हैं, फिर 2 पे आते हैं, ठीक है। पहले आगे के क्वेश्चन करते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 के बाद हम करते हैं 3। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई ये पकड़ में आना चाहिए कि दे क्या रखा है, देखो द रेडियस यानी चेंज इन रेडियस दे रखा, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस बोल रहा है यानी चेंज इन रेडियस दे रखा है, और पर सेकंड यानी टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा। भाई ये ध्यान रखना, अपॉन में टाइम है इसका मतलब, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड टाइम की यूनिट होती है सेकंड। दे क्या रखा हमारे पास, दे रखा डी आर, आर हमने रेडियस मान ली, तो डी आर अपॉन डी टी, ये हमारे पास दे रखा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैसे पता चला सर, द रेडियस
ऑफ सर्कल इज चेंजिंग, यानी डी आर, चेंज इन रेडियस डेल्टा आर डी आर, और पर सेकेंड दे रखा है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो रेडियस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दे रखा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, वो बोल रहा है हमें एरिया किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है ये निकालना है, यानी निकालना क्या है बच्चों, डी ए अपॉन डी टी निकालना है। चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम का रिस्पेक्ट कहां से पता चला, अगर एक टाइम है तो सब जगह टाइम का रिस्पेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमें निकालना है when radius is 10, when radius is 10। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहां भी रेडियस यहां भी रेडियस, वो क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है वो ऐसा फैलता चला जा रहा है, सर्कल जो है हर सेकंड में 3 सेंटीमीटर फैल रहा है, ऐसा सर्कल फैला हर सेकंड में 3 सेंटीमीटर, रेडियस चेंज हो रही है हर सेकंड में 3 सेंटीमीटर। कह रहा उसका एरिया कितना बढ़ रहा है, लेकिन अब हम कहां पे निकालें, यहां पे कितना बढ़ रहा है या जब यहां पर है कितना बढ़ रहा है या जब यहां पर है कितना बढ़ रहा है, कहां पे निकालें। कह रहा जब उसकी रेडियस 10 पहुंच जाती, ऐसे फैलते फैलते 10 पहुंच जाती, वहां पर निकालना है कि उसका एरिया कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। तो आई होप ये समझ में आएगा, मेन ये चीज है, ठीक है। रेडियस इज चेंजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी आर अपॉन डी टी दे रखा है। फाइंड द रेट एट विच एरिया इंक्रीजिंग, डी ए अपॉन डी टी हमें पूछा है व्हेन रेडियस इज 10। अब बड़ा सिंपल है बेटा, हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगा देंगे, किसका फॉर्मूला लगा देंगे हम, सर्कल का। एरिया निकालना तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने इसका ना वीडियो में भी दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी फॉर्मूला की लिंक दे दूंगा, वहां से नोट कर लेना। मैंने लिख दिया एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, लेकिन यहां टी है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो मैं निकाल रहा हूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए का 1 हुआ, जैसे एक्स का 1, वाई का 1, टी का 1, सब का 1 होता, तो ए का भी क्या हुआ 1, तो ए का 1 हुआ। लेकिन अब हमने ए का किया तो यहां पर आया डी ए, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन में डी टी, डी ए अपॉन डी टी, और पाई आर स्क्वायर का आ जाएगा, देखो पाई का पाई रहेगा और आर स्क्वायर का आ जाएगा 2r, तो हमारे पास डी ए अपॉन डी टी आ गया, पाई का पाई इंटू 2 का 2 और इंटू आर हमारे पास दे रखा है, रेडियस कितनी दे रखी है 10, तो रेडियस की वैल्यू मैंने रख दी 10, तो डी ए अपॉन डी टी जो आ गया वो आ गया 10 टू जा 20 पाई, ठीक है। अब आता सर हम इसका यूनिट कैसे लगाएं, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, अगर सेंटीमीटर में है ये सब कुछ तो एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया के साथ स्क्वायर आता बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम अपॉन टाइम है तो टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इसका। उसके बाद आते हैं बच्चों हम 4th क्वेश्चन पे, द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है जैसे कमरा है, ऐसे एक क्यूब है, उसका ऐसे बढ़ती जा रहा है क्यूब, फैलता जा रहा है क्यूब, कमरा फैलता जा रहा है, वाह भाई वाह। द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एज मतलब उसकी साइड, उसकी साइड 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड फैल रही, देखो द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा हमारे पास, अगर हमने इसकी साइड मान ली ए, लेट साइड बी ए, है ना, अगर साइड ए मान ली तो ये जो साइड है वो इंक्रीज हो रही है, कैसे इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी दे रखा बेटा चेंज इन साइड, चेंज कितना चेंज हो रहा है साइड में, पर सेकंड दे रखा है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डी ए अपॉन डी टी, ये दे रखा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। पकड़ में ये आना चाहिए कि हमें क्या दे रखा और क्या निकालना, फिर तो मजा आ गया चुन्नू मुन्नू सा। तो डी ए अपॉन डी टी दे रखा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, साइड चेंज हो रही है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, इसका वॉल्यूम कैसे चेंज, देखो अगर साइड चेंज हो रही है ऐसे तो वॉल्यूम भी तो चेंज होगा, तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है ये हमें निकालना है। तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब डीवी, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहां सब टाइम चल रहा है, और ये हमें निकालना है। लेकिन कहां पर उसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऐसा फैलेगा, यहां भी चेंज हुआ, यहां भी चेंज हुआ, यहां भी चेंज हुआ, यहां भी चेंज हुआ, कहां पर निकालना है कि किस रफ्तार से चेंज हो रहा है। व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर, जब उसकी साइड
10 सेंटीमीटर है, यानी ए हमारे पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो बस ये अगर पकड़ में आ गए तो फिर तो मजाक है क्वेश्चन। वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा दो। तो वॉल्यूम क्या हुआ हमारे पास बेटा, ये हुआ ए क्यूब, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम। देखो dt टाइम के रिस्पेक्ट में, अपॉन में जो होता है उसके रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, सीधे लिख देता हूं, आपने लिख देना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v का 1 हुआ, साथ में आ गया dv अपॉन dt, समझ में आ गया होगा, v का 1 और v का हो रहा था dv और टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा था dt, जिसका होता है वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में होगा नीचे। अब a क्यूब का क्या आएगा, 3a स्क्वायर और साथ में dA अपॉन dt, क्योंकि a का किया चेंज इन a विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस अब क्या है, वैल्यू रख दो, dv अपॉन dt, 3 का 3a स्क्वायर, a की वैल्यू ये रही 10, तो आएगा 10 का स्क्वायर, और dA अपॉन dt है 3, तो यहाँ पर आया 3, तो dv अपॉन dt आ गया 3 3 जा 900, ठीक है। यूनिट क्या आएगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम का क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सब सेंटीमीटर में, तो यहां पर आया सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम का क्या आ गया सेकंड, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इस रफ्तार से उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन 5, एक चीज बताओ, कभी आपने झील में ऐसे पत्थर मारा, ऐसे नहीं मारा तो आज जाओ और नदी में ऐसे पत्थर मारो। जैसे हम पत्थर मारते हैं क्या होता है बच्चों, ऐसे करके इसकी वेव चलने लग जाती, ऐसे 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 वेव चलती। तो जैसे वेव ऐसे ऐसे बढ़ती तो दो चीज इंक्रीज हो रहे हैं, एक इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया ये वाला एरिया, और एक इसकी रेडियस देखो इंक्रीज होती जा रही है, ऐसे रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, जितनी जितनी वेव बढ़ेंगी रेडियस इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि या तो एरिया इंक्रीज होता है या रेडियस। अब अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक, एक झील थी उसमें पत्थर डाला गया, वेव्स मूव इन सर्कल्स, वेव सर्कल में मूव करी विद स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस पे गौर करो, इसकी वेव इस इंक्रीज हो रही है किस हिसाब से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये क्या दे रखा होगा, एरिया दे रखा होगा, ये रेडियस। देखो भाई सेंटीमीटर से पता चल रहा है ये रेडियस है, अगर बेटा एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर देता, इसका मतलब ये क्या है रेडियस है। तो मैंने लिख दिया, मेरे पास दे रखा dr अपॉन dt, ये रेडियस है क्योंकि सेंटीमीटर में आ रहा है, क्योंकि एरिया और रेडियस दो ही चेंज होती, तो ये रेडियस है इसका मतलब, और पर सेकंड दे रखा तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये दे रखा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। एट इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 8, ऐसे करते करते जब उसकी रेडियस 8 आ जाएगी तो हाउ फास्ट एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो रेडियस दे रखी है हमारे पास कितनी 8 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है चेंज इन एरिया dA अपॉन dt, ये मेरे को निकालना है। बस अगर मेरे पास ये मिल जाती है कि क्या दे रखा है क्या निकालना है, तब तो सिंपल है। अब कैसे एरिया मेरे को निकालना है, तो एरिया निकालना है, मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर। किसका एरिया, ये एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल लिख दोगे आप, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। टी दे रखा अपॉन में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख लोगे। तो एरिया का ए का हो जाएगा हमारे पास dA अपॉन dt, ए का 1 हुआ, जैसे x का y का a का सबका 1 हुआ, पाई का कांस्टेंट नंबर है सेम रहेगा, आर स्क्वायर का हुआ 2r, और साथ में आया dr अपॉन dt। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब सब की वैल्यू डाल दो, dA अपॉन dt मैंने सेम रखा, पाई का पाई, 2 का 2, r की जगह उसकी वैल्यू 8, तो यहां रख दिया मैंने 8, और dr अपॉन dt की जगह 5, तो यहां पर रख दिया 5। तो dA अपॉन dt जो मेरे पास आया बेटा वो आया 8 पंजे 40 दूनी 80, 80 पाई, हाँ 80 पाई आया। लेकिन हाँ इसका यूनिट कैसे लगाएं, एरिया, एरिया का हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां लगाया सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम, टाइम का हुआ सेकंड पर सेकंड। क्लियर। इसके बाद आता हम छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द रेडियस ऑफ अ सर्कल
इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल है ऐसा फैलता, एक सर्कल है ऐसा फैलता चला जा रहा है, उसका रेडियस भी बढ़ रहा है। देखो जब सर्कल ऐसे फैलता चला जा रहा है तो उसकी एक तो रेडियस बढ़ रही है और एक एरिया बढ़ रहा है। तो कह रहा द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, यानी मेरे पास दे रखा है dr/dt। dr/dt मतलब चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दे रखा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों अब समझ में आ जाना चाहिए आपको ना, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस चेंज हो रहा है तो dr चेंज इन रेडियस पर सेकेंड दे रखा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हर, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे 0.7 सेंटीमीटर रेडियस इंक्रीज हो रहा है हर सेकंड में। तो किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? टाइम के साथ, हर सेकंड में। तो यानी dr/dt ये दे रखा है। व्हाट इज द रेट इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, उसका सरकमफ्रेंस कैसे बढ़ रहा है। देखो अगर ऐसे बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, और देखो सरकमफ्रेंस भी तो बढ़ रहा है। ये देखो यहाँ पर इतनी सी थी सरकमफ्रेंस, मतलब बाउंड्री, यहाँ पर इतनी थी बाउंड्री, यहाँ इतनी हो गई, यहाँ पर इतनी हो गई। तो हमें निकालना है चेंज इन सरकमफ्रेंस, dc/dt। c फॉर सरकमफ्रेंस डाला मैंने, ठीक है, ये हमें निकालना है। बड़ा सिंपल है, मजाक है, ये तो मजाक दे दिया उसने। हमने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, लिख दोगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूरा लिख दोगे 2πr। नाउ वही डिफरेंशिएशन करते हैं, तो c का क्या हो जाएगा dc/dt। t क्यों सर? क्योंकि टाइम के यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट है तो ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में निकलेगा। अब 2π एक कांस्टेंट नंबर है, r का हुआ 1 और साथ में आया dr/dt, तो आया बच्चों dc/dt इक्वल टू 2π, ठीक है, 2π का 2π, r तो है ही नहीं अब इसमें, और dr/dt दे रखा 0.7, तो यहां पर आया 0.7, तो dc/dt फाइनल आंसर आ गया 7 2 14, 1.4 पाई। यूनिट क्या आएगा? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का आएगा सेंटीमीटर, टाइम का आएगा पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है या ऊपर ऊपर से जा रहा है? क्लियर हो रहा है। इसके बाद करते हैं हम आप क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी क्यूब ऐसे एक्सपेंड होता जा रहा है। एक क्यूब है, वो इस तरह से धीरे 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 क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। वॉल्यूम तभी होगा ना, जैसे हमारा कमरा है तो ऐसे फैलता जा रहा है। कमरे मानो क्यूब की तरह कमरा मान लो, कोई लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल है, तो ऐसा फैलता जा रहा था, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब हर सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब फैल रहा है, हर सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब वो कमरा फैल रहा है हर सेकंड में। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब मेन चीज होता है कि ये दे क्या रखा है। देखो भाई क्या दे रखा, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है? टाइम के। कहां से पता चला? अपॉन पर सेकंड दे रखा है, पर सेकंड, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो बात बड़े ध्यान से आपने समझनी, दिया क्या है हमें? दे रखा dv चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dt टाइम के रिस्पेक्ट में। भाई यही पकड़ में आना चाहिए, यही चीज पकड़ में आनी चाहिए कि क्या दे रखा है, क्या निकालना है। यहां से भी पता चल रहा है सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब वॉल्यूम दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम, और अपॉन सेकंड है यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dv/dt ये दे रखा बच्चों 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, इसका सरफेस एरिया किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, क्या दे रखा है? सरफेस एरिया यानी ds हमें निकालना है, चेंज इन सरफेस एरिया, और टाइम का रिस्पेक्ट है, सब एक जैसे चलता है, अगर टाइम का तो टाइम का, यही हमें निकालना है। S माने सरफेस एरिया, तो चेंज इन सरफेस एरिया निकालना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकालना है। व्हेन लेंथ ऑफ साइड इज 12, देखो क्यूब की साइड ऐसे फैलती जा रही, कह रहा जब ठीक 12 पे आई उस समय निकालना है कि कितने स्पीड से वो बढ़ रहा था। जब देखो क्यूब ऐसे फैलता जा रहा है, हमें कहां पे निकालना है कि किस हिसाब से चेंज हो रहा है, यहां पे निकालना है, यहां पे निकालना है, यहां पे निकालना है, यहां पे निकालना है। कह रहा जब उसका जो साइज था वो 12 हो गया उस टाइम निकालो। तो हमें निकालना क्या है? dA/dt
अगर क्यूब की साइड मैंने ए मान ली तो डी ए अपॉन डी टी हमें निकालना है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, यहां पर हमने मान रखा है साइड ऑफ क्यूब, लेट साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड हमने किससे ले रखी, ए से ले रखी है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल आता बच्चों, जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लगा रखो। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं फॉर्मूले के लिंक, और मैंने आपको बता भी रखा, तो वहां से भी आप नोट कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, साइड क्यूब। ठीक है, अब मैंने लिख दिया v इक्वल टू होता है ए क्यूब। अब आपने यहां पर डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के, क्योंकि अपॉन में t है तो टाइम के। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब आप बताओ v का डिफरेंशिएशन कितना बना, 1 बना। जैसे x का 1, y का 1, t का 1, तो v का भी 1 आएगा। तो यहां पर 1 आया, लेकिन अब हमने किसके रिस्पेक्ट में करा, टाइम के। किस में चेंज करा, वॉल्यूम में, तो आया dv, चेंज इन वॉल्यूम। और किसके रिस्पेक्ट में करा, टाइम के, तो अपॉन dt। जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो ऊपर आता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है। v का करा तो ऊपर dv आया, टाइम के रिस्पेक्ट में करा तो नीचे dt आया। अब a क्यूब का आएगा हमारे पास 3a स्क्वायर। जैसे x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो a क्यूब का 3a स्क्वायर। लेकिन बेटा यहां पर हमने किसका डिफरेंशिएशन करा, a का, तो ऊपर आएगा dA, और नीचे किसके रिस्पेक्ट में करा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम यहां से, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अपॉन dt। अब बच्चों वैल्यू रखती चलनी चाहिए, dv अपॉन dt की वैल्यू दे रखी, dv अपॉन dt दे रखा 8, तो यहां रख दिया मैंने 8। 3 की जगह मैंने 3 रखा। a माने साइड दे रखी इसकी हमारे पास, कितनी दे रखी, व्हेन लेंथ इज 12, साइड दे रखी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, व्हेन लेंथ इज 12 दे रखा है, तो साइड मैंने लिख दी 12, तो आया 12 का स्क्वायर, और dA अपॉन dt ये आ गया। तो हमारे पास ये dA अपॉन dt निकालना, तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो आएगा 8 अपॉन में 3 इंटू 12 इक्वल टू dA अपॉन dt। अब इसे कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 से कट जाएगा 6, तो आएगा हमारे पास 6 और 3 3 9 9 9 6 54, तो dA अपॉन dt आ गया हमारे पास 1/54, 1/54 पता चल गया। 4 से काटा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर बचा 2, 2 से काटा 2 6 जा, तो 6 3 18, 18 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। अब यूनिट कैसे आएगी, यूनिट ऐसे आएगी, हमने किस में चेंज करा, a में, a साइड, तो साइड क्या आती है, सेंटीमीटर पर, अपॉन के लिए पर, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इसका जो हमारे पास चेंज हो रहा है वो हो रहा है 1/54 सेंटीमीटर पर सेकंड। बच्चों साइड कैसे चेंज हो रही है, dA अपॉन dt, ये आ चुका हमारे पास 1/54, चेंज इन साइड आ गया हमारे पास। अब क्या करना है हमने, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, जगह बच जाएगी। हमें निकालना है सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, सरफेस एरिया होता है इसका 6a स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, जब भी सरफेस एरिया की बात आएगी तो टोटल सरफेस की बात होती है, तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। अब मेरे को निकालना ds अपॉन dt, तो इसका डिफरेंशिएशन करा तो 1 आया, साथ में ds अपॉन dt, चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका करेंगे तो 6 2 जा 12a, और साथ में dA अपॉन dt। अब कर देंगे बेटा ds अपॉन dt इक्वल टू 12, a की जगह उसकी वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 12 साइड, और ये कितनी 1/54। इसके बाद बेटा 6 से कट जाएगा, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, ठीक है, 6 से कैंसिल हुआ, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो हमारे पास आ गया बेटा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट कैसे आया, सरफेस एरिया चेंज हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम के रिस्पेक्ट में तो पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आया। क्लियर हुआ बेटा। अब देखते हैं बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। एक चीज और, जब एक चीज इंक्रीज हो रही है और दूसरी भी इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो तब तो हमारे पास जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज, वो पॉजिटिव होगा। लेकिन एक चीज इंक्रीज हो गई और दूसरी डिक्रीज हो गई, तो वहां पर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा।
ठीक है, वह माइनस साइन आ जाता है। क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा आपको। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, एक मिनट, मार्कर ले लो कलर का। ओहो बच्चों, देखते हैं बच्चों। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो डिक्रीज हो रही एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग दे रखा है, तो लेंथ में डी एल मान लिया, एल माने लेंथ, डी एल अपॉन डी टी, ये दे रखा 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, मैंने यहां पर क्या ले ली, लेंथ ले ली, डिक्रीज हो रही इसलिए मैंने माइनस लगा दूंगा यहां पर, यहां मैंने माइनस लगा दिया। लेंथ समझ में आ पा रहा होगा, क्योंकि डिक्रीज लिखा हुआ इसलिए मैंने यहां माइनस लगा दिया, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। आगे बोल रहा है विड्थ इज इंक्रीजिंग, विड्थ इसकी इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, यानी विड्थ को हमने WB से लिख दिया, ब्रेथ, ये इंक्रीज हो रही किससे, हमारे पास 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है व्हेन x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6, ये लेंथ और ब्रेथ मान रखे हैं, उसने x और y से मान रखे, तो लेंथ को हम यहां लिख देते हैं बेटा dx और ब्रेथ को हम लिख देते हैं dy। समझ में आ गया होगा, x और y, लेंथ और ब्रेथ दे रखी रेक्टेंगल की, x और y, ये हमने सब, मैंने देखा नहीं था क्वेश्चन में। अब x हमारे पास दे रखा 8 और y हमारे पास दे रखा 6, कह रहा फाइंड रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर और एरिया, दो चीज निकालनी है। तो मेरे को एक तो निकालना, पहले वाले पार्ट में निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरे पार्ट में निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब जरा पेरीमीटर निकालते, पहले मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा। पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी, ये होता है रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर आया 2, यह है x प्लस वाई। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो पेरीमीटर आया 2x प्लस 2y। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के, dp अपॉन dt चाहिए, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो p का हुआ dp अपॉन dt, क्योंकि p का 1 साथ में dp अपॉन dt, 2 का 2, x का हुआ 1। अब हम dx अपॉन dx तो नहीं लगाते थे, लेकिन यहां तो टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, तो यहां तो लगाना पड़ेगा dx अपॉन dt। 2 का 2, y का हुआ 1 और साथ में आया dy बाई dt। अब वैल्यू रख देते हैं हम, dp बाई dt इक्वल टू 2 का 2 dx बाई dt की वैल्यू, dx बाई dt ये रहा, माइनस का 5, तो यहां पर आया -5, 2 का 2 dy बाई dt की वैल्यू ये आई हमारे पास 4, तो यहां पर आया 4, तो dp अपॉन dt आ गया बेटा हमारे पास 5 2 जा -10 प्लस 8, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी इसका पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है, माइनस साइन क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो यहां पर या तो माइनस लगा दो तो भी सही है, या लिख दो पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर मिनट, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर ऐसा लिख दोगे तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिक्रीज का मतलब वही हो गया। ये वाला क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास, दूसरे पार्ट में हमें निकालना चेंज इन एरिया, कितना चेंज हुआ। तो हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एरिया क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आएगा x इनटू y, क्योंकि लेंथ हमने x ले रखी है और ब्रेथ हमने y ले रखा है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो आएगा dA अपॉन dt, क्योंकि सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, और यहां बच्चों ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, याद होगा आपको। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा कैसे, x का x, ठीक है, पहले x को सेम रखेंगे, y का होगा 1 और साथ में आएगा dy by dt प्लस y का y, x का होगा 1 और साथ में आएगा dx by dt। ये समझ में आया होगा आपको प्रोडक्ट रूल, है ना। तो पहले वाले को सेम रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे को सेम रखते हैं, पहले का डेरिवेटिव। dA अपॉन dt तो हमने निकालना है बेटा, x की जगह उसकी वैल्यू रख दो, x की वैल्यू हमारे पास है 8 और dy by dt है 4, तो 8 x आया, dy by dt आया 4 प्लस y की जगह उसकी वैल्यू रखते हैं 6 और dx by dt है 5 माइनस का, तो आएगा 6 into माइनस का 5, तो हमारे पास आएगा 8 चौक 32, 6 पंजे 30, यानी dA अपॉन dt हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो एरिया इसका इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रहा है,
2 सेंटीमीटर पर मिनट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? अ बैलून विच ऑलवेज बी रिमेन स्पेरिकल। आगे आएगा रिमेन स्पेरिकल, ये वर्ड लिखा हुआ आपकी बुक में, ये लिखा नहीं मैंने यहाँ पे। अ बैलून ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल बीइंग इन्फ्लेटेड बाय द पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड। एक बैलून को जितना फुलाया जाता है वो स्पेरिकल ही रहता है, गोल ही रहता है, स्पेयर की तरह ही रहता है, गोल रहता है। अगर मैं उसमें हवा भी भरूं तो भी स्पेयर रहता है। अब कह रहा है इसमें जो गैस भरी जा रही है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड। हर सेकेंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस दे रखी है जो उसमें भरी जा रही है। क्या दे रखा है? देखो मेन है इंपॉर्टेंट कि क्या दे रखा है ये हमें पता करना है। देखो एक तो क्यूब से पता चल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब वॉल्यूम होगा। क्यूब में सिर्फ वॉल्यूम होता है, ये आपको भी पता है। तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका मतलब ये वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये वॉल्यूम दे रखा है हमारे पास तो ये, और दूसरा कि अगर हवा भरी जा रही तो हवा क्या है? किसी चीज़ में जो कितनी चीज़ आती है वो क्या है? उसका वॉल्यूम है। यानी मेरे को दे रखा है dV/dt, वॉल्यूम दे रखा है dV/dt, और ये कितना दे रखा है बच्चों? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। आगे बोल रहा है फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजिंग। इसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? रेडियस पूछ रहा है, इसका मतलब हमें पूछ रहा है dr/dt, ये हमारे पास पूछ रहा है। When radius is 15, यहाँ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। When radius is 15, ये तो दे रखा है बच्चों, ये तक दे रखा है कि बैलून के अंदर जो हवा भरी जा रही है, बैलून फूलता जा रहा है। अब हमें निकालना है उसका रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, कितनी रफ्तार से चेंज हो रहा है। लेकिन कहाँ पर निकालना है? जहाँ पर उसका रेडियस 15 होगा। यानी देखो बैलून ऐसा फूलता चला गया, फूलता चला गया, फूलता चला गया, ठीक है। लेकिन जहाँ पे उसका रेडियस 15 हो जाता है वहीं पे निकालना हमने, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेट होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो हमें कहाँ पे निकालना है? जहाँ पर रेडियस 15 होगा, कि वहाँ पर रेडियस की जो इंक्रीज होने की स्पीड थी वो क्या थी, ठीक है, चेंज किस हिसाब से हो रहा था। तो अब देखते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हमने वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया मैंने। वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, ये हमारे पास हुआ। वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करेंगे हम dV/dt, वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t लिख लोगे आप ये। तो v का हुआ 1 और साथ में dV/dt। अब आइडिया लग गया होगा। 4/3 पाई कांस्टेंट नंबर है, सेम रखा। r क्यूब का होगा 3r² और साथ में dr/dt। यहाँ से बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब dB/dt की हमारे पास वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी? 900। तो यहाँ पर तो मैं ये वैल्यू रख दूंगा, यहाँ रखा 900, यहाँ पर हमारे पास आया 4 पाई, ठीक है। और r की वैल्यू भी हमारे पास दे रखी, ये दे रखी हमारे पास 15। तो यहाँ पर मैंने क्या करा? r की जगह रख दिया 15 का स्क्वायर और साथ में dr/dt। तो अब मेरे को dr/dt निकालना बच्चों, तो ये यही रहेगा, बाकी अपॉन में आ जाएंगे। तो मैंने क्या करा? 900 अपॉन में 4 पाई इंटू 15 इंटू 15, ये आया dr/dt। अब इसको कैंसिल करके लिखते हैं। 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, 60, 15 चौक 60, 4 से 4 कट गया हमारे पास, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा कितना? ये आ गया हमारे पास 1/पाई, ये आ गया dr/dt। लेकिन यूनिट क्या लगाएं सर? 1/पाई। देखो dr चेंज इन रेडियस आया सेंटीमीटर, dt टाइम के अकॉर्डिंग तो आया पर सेकेंड। सो क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक है, चुन्नू मुन्नू सा लॉजिक है, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल, एक बैलून है जो हमेशा क्या रहता है? स्पेरिकल रहता है, गोल रहता है। यानी उसमें हवा भी भराई मैंने, हवा भी भरी फू करके, तो वो हमेशा क्या रहा? गोल रहा बैलून, मतलब उसका शेप चेंज नहीं हुआ, सिलेंडर या कुछ ऐसा नहीं हुआ, स्पेरिकल रहता है। हैज़ वेरिएबल रेडियस, उसकी रेडियस वेरिएबल है, रेडियस चेंज होती रहती है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द रेट एट विच बैलून इंक्रीजिंग, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ बैलून इंक्रीजिंग, उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस दे रखा है आपकी बार, रेडियस के रिस्पेक्ट में।
आई होप समझ में आया होगा। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, यानी dv वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में यानी dr। तो बिल्कुल सही समझे आप, हमने निकालना है dv अपॉन dr, ये फाइंड आउट करना है। रेडियस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज हो रहा है। When लेटर इट इज 10, जब इसका रेडियस बाद में कितना आ जाता है 10 सेंटीमीटर, उस जगह हमने चेक करना है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये लगाया मैंने। यहां पर मैं डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करना है, dr चाहिए मेरे को। तो मैंने यहां पे करा dv अपॉन dr, 4/3 का 4/3, पाई का पाई, 3r स्क्वायर का 3r स्क्वायर। अब यहां पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम r का कर रहे हैं तो मैं लिख रहा हूं dr, और किस पे रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, रेडियस के, तो dr। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि dr से dr कैंसिल हो जाता है। देखो जिसका करते हैं वो, जैसे यहां पर v का करा तो dv आया, और किसके रिस्पेक्ट में करा रेडियस, वो dr अपॉन में आएगा। यहां पर रेडियस का क्या dr आया, और किसके रिस्पेक्ट में करा रेडियस के, तो dr। तो ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसको शो नहीं करते। अब यहां पर वैल्यू रख देंगे dv अपॉन dr इक्वल टू 4/3 से 3 तो कैंसिल कर दो, तो आया 4 पाई का 4 पाई, और r की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी तो आएगी 10 का स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे पास कितना आ गया, dv/dr जो आया वो आया 400 पाई। यूनिट क्या आएगा सर जी, यूनिट कैसे आएगा, देखें जरा। हमारे पास dv चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम यानी सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस dr तो पर सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अ लेडर इज 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। एक सीढ़ी है, सीढ़ी मीन्स लेडर, वो जो सीढ़ी जिस पे चढ़ते हैं, वो 5 मीटर लंबी है और एक वॉल पे लगी हुई है। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि बच्चों ये हमारे पास वॉल है, सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, वॉल है, ये दीवार है एक, इस पे अगर मेरे को सीढ़ी को लगाना है तो सीढ़ी कैसे लगेगी, सीढ़ी थोड़ा ऐसे करके ऐसे लगेगी, थोड़ा तिरछी लगेगी। सीढ़ी हमारे पास थोड़ा तिरछी लगेगी, तो ये लेडर हो गई, और ये लेडर दे रखी 5 मीटर लंबी। यहां तक समझ में आएगा। एक वॉल है, यहां पर एक लेडर लगी हुई है, लेडर 5 मीटर लंबी लगी है। द बॉटम ऑफ लेडर पुल्ड अलोंग द ग्राउंड एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी बॉटम को इधर की तरफ खींचा गया, इधर की, यहां से पकड़ा और ऐसे खींच दिया। सीढ़ी को यहां से पकड़ा नीचे से और ऐसे खींच रहे, जैसे सीढ़ी को ऐसे खींच रहे तो सीढ़ी दीवार से ऐसे नीचे की तरफ खिसकती जाएगी। देखो ऐसे है ना, मैं यहां से खींच रहा हूं ऐसे ऐसे, तो ये सीढ़ी यहां से ऐसे खिसकती जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है। हाउ फास्ट द हाइट इज डिक्रीजिंग ऑन द वॉल। कह रहा अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर के हिसाब से यहां से खींच रहा हूं, यहां से पकड़ रहा हूं सीढ़ी को और इधर को खींच रहा हूं ऐसे, तो कह रहा इसकी जो हाइट है वो ऐसे 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 किस रेट से डिक्रीज होगी। व्हेन फुट इज 4 सेंटीमीटर, कहां पे निकालना, जब इसका फुट 4 सेंटीमीटर दूर आ जाए। ठीक है। अब इसको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाता हूं। यहां पर ये तो मैंने आपको समझाया कि कैसे, समझ में आ गया होगा। फिर मैं यहां पर बनाता हूं इसको, तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमारे पास वॉल है, वॉल मैंने मान ली ये वाली। इस वॉल पर ये मैंने एक सीढ़ी लगा दी, लेडर, सीढ़ी लेडर है, और ये 5 मीटर है। यहां से मैंने ये वाला पार्ट x मान लिया, x। तो यहां से सीढ़ी को इधर खींचा जा रहा है, इधर इधर खींच रहे हैं हम सीढ़ी को, यहां से उठा के हम इधर की तरफ खींच रहे हैं, और किस रेट से खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर मैंने इसको x माना, इसके बेस को यहां से यहां तक मैंने अगर x माना, ये वाला, तो ये जो x चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, dx ओवर dt दे रखा है, और ये दे रखा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। गौर से समझना, मैं सीढ़ी को इधर खींच रहा हूं ना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इधर की तरफ, तो ये क्या दे रखा है, चेंज इन x। यहां से सीढ़ी यूं खींची तो x में क्या चेंज आया, इसके बॉटम में क्या चेंज आया, ये हमें दे रखा है। हाउ फास्ट द हाइट डिक्रीजिंग, ये हाइट मैंने मान ली, ये मैंने मान लिया y, ये हाइट यहां से यहां तक मैंने मान ली y। तो ये y किस हिसाब से चेंज हो रहा है ये हमें निकालना है, यानी चेंज इन y। तो चेंज इन हाइट, यानी हाइट हमने y मान रखा है, तो dy बाई dt चेंज इन हाइट, ये हमें निकालना है।
व्हेन कब निकालना है, जब इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो अगर इसका बेस 4 सेंटीमीटर होगा, कहीं यहां पर जाके कहीं पे भी जाके बेस 4 होगा, तो परपेंडिकुलर में निकाल सकता हूं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 है, 5 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 दिख रहा है, 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास निकालना है और बेस आया 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से आप निकाल सकते हो बच्चे बड़े प्यार से, 16 को इधर लाओगे 25 माइनस 16 9, यानी परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहां तक आप निकाल लोगे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि y की वैल्यू 3 कैसे आई है ना। अब इसके बाद हमें निकालना क्या, हमें निकालना dy बाई डी टी। तो जरा देखते हैं, यहां पर करते हैं इसको आराम से। मैंने फिर फॉर्मूला लगाया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास है y, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर ये वाला, तो ये हमारे पास है y। तो मैंने यहां पे लिखा बच्चों y स्क्वायर, बेस हमारे पास ये रहा x, तो आएगा x स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, साथ में आएगा dy बाई डी टी। एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, साथ में आएगा dx बाई डी टी, और 25 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट नंबर का 0। अब करते हैं जरा, 2 की जगह मैंने 2 रखा, y की वैल्यू हमारे पास ये है, y हम निकाल चुके 3, तो y की जगह रखा मैंने बच्चों 3, dy बाई डी टी मैंने निकालना, तो ऐसे रखा, 2 की जगह 2 रखा बेटा। x की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये x 4 सेंटीमीटर दे रखा बाद में, तो यहां पर आया 4, और dx बाई डी टी हमारे पास दे रखा है 2, तो यहां रखा बच्चों 2, वैल्यू रख दी सबकी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास आया 3 2 जाएगा 6 आ जाएगा, ये ओनली 6, dy बाई डी टी इक्वल टू ये आएगा माइनस 4 4 जा 16, यानी यहां से जो dy बाई डी टी आ रहा है बच्चों, मेरे पास dy बाई डी टी वो आ रहा माइनस 16 बाई 6, काटोगे तो माइनस 8 बाई 3। यूनिट कैसे लगाएं, चेंज इन y, हाइट है ना, तो हाइट इसका मतलब सेंटीमीटर में होगी, और पर सेकंड टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल कर्व में मूव कर रहा है। क्या बोलना चाह रहा है, सपोज दैट कोई भी एक कर्व होगा, मैंने फिलहाल आपको पैराबोला मान लिया, पर पैराबोला नहीं है पर मान लिया उदाहरण के तौर पे। तो एक पार्टिकल यहां पे चल रहा है, कोई भी एक पार्टिकल, और ऐसे करके मूव कर रहा है, कभी यहां जा 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 रहा है। तो जब पार्टिकल इस कर्व पे मूव कर रहा है, तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। कैसे, पहले पार्टिकल बच्चों कहां पर था, यहां पर था, तो यहां एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कुछ और होगी। फिर पार्टिकल यहां पर आ गया, तो यहां एक्स की वैल्यू यहां वाई की कुछ होगी। फिर पार्टिकल यहां आ गया, तो यहां एक्स की और यहां वाई की कुछ होगी। तो फिर पार्टिकल यहां आ गया, तो यहां एक्स और वाई की अलग होगी। तो अगर पार्टिकल किसी कर्व पे मूव करता है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होते हैं। ये जो दे रखा है, ये हमारे पास क्यूबिक दे रखा, क्यूबिक का ऐसा ग्राफ होता है, ये आप पीछे सीख चुके हो। तो किसी भी कर्व पे अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एक्स और वाई की वैल्यू सेम होती है, सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। बोल रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक कर्व पे जा रहा है, कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, हमें कर्व पे वो पॉइंट निकालने हैं which y coordinate is changing 8 times faster than x coordinate, y coordinate x coordinate का 8 गुना तेज चल रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब y coordinate जो है वो x coordinate से 8 टाइम फास्ट चेंज हो रहा है। तो देखें जरा क्या बोल रहा है, चेंज इन y coordinate इज चेंजिंग, यानी dy बाई डी टी, समझ गए होंगे, y coordinate changing यानी dy बाई डी टी, y चेंज इन y coordinate विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दे रखा 8 टाइम्स फास्ट देन x coordinate चेंज dx बाई डी टी। ये मेन पॉइंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए।
y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम फास्ट देन x कोऑर्डिनेट, ये लिया मैंने। y कोऑर्डिनेट dy बाई डी टी चेंज इन y कोऑर्डिनेट 8 टाइम फास्ट देन x कोऑर्डिनेट। अब मेरे को पॉइंट निकालने, पॉइंट जब भी पूछेगा तो यानी कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू। तो देखें जरा, वहां पर हमने इक्वेशन ली 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये हमारे पास इक्वेशन होगी किसकी, एक मिनट मार्कर ले लूँ मैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं बेटा, ये जब चल नहीं रहा। ये हमारे पास इक्वेशन होगी किसकी, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, यहाँ लिख दो आप इक्वेशन ऑफ कर्व। अब मैं यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लिख सकते हैं आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 6 का 6, y का हो जाएगा 1, साथ में dy बाई डी टी, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और साथ में आएगा dx बाई डी टी और 2 का आ गया 0। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल जो आया मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मेरे पास फाइनल आया 6 dy बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड dx बाई डी टी, ये आया। अब बच्चों मेरे पास dy बाई डी टी की वैल्यू है, ये रही dy बाई डी टी की वैल्यू, ये वाली dy बाई डी टी। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई डी टी, पुटिंग वैल्यू ऑफ dy बाई डी टी, dy बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। तो 6 का 6, dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है, dy बाई डी टी के 8 dx बाई डी टी, तो यहां लिखा 8 dx बाई डी टी और इक्वल टू 3x स्क्वायर और dx बाई डी टी, ये आया हमारे पास। ये करेंगे तो 8 6 48 48 dx बाई डी टी और ये आया 3x स्क्वायर एंड dx बाई डी टी, dx बाई डी टी कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, मेरे पास क्या बचा, 3x स्क्वायर इक्वल टू 48, x स्क्वायर इक्वल टू 48 बाई 3, 16 आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 16, ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। कैसे सर, स्क्वायर जो होता है वो दूसरी साइड रूट बन के जाता है, तो मैं यहां तक समझ में आ गया। x की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट बन के गया है, साथ में प्लस माइनस 4 आ गई। अब इसमें से वैल्यू +4 होगी या -4 होगी, दोनों हो सकती है बेटा, क्योंकि उसने ये नहीं बोला पॉजिटिव पॉइंट चाहिए, उसने ये नहीं बोला नेगेटिव पॉइंट चाहिए, इसका मतलब दोनों वैल्यू हो सकती हैं। तो +4 भी होगी और -4 भी होगी, लेकिन उसने बोला फाइंड पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब x और y निकालना है। तो अब यहां पर मैं लेके चलूंगा बेटा ऐसे कि इफ x इक्वल टू, अगर x +4 है तो यहां वैल्यू रखेंगे 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 में वैल्यू रखेंगे हम 6y का 6y, x की जगह 4 का क्यूब प्लस 2, 6y 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 2 66, y आ गया 11। तो एक पॉइंट तो आ गया हमारे पास, पहला पॉइंट जो आया वो आया 4 और 11, एक पॉइंट ही आ गया। ठीक है, एक और निकालना है क्योंकि अभी -4 भी हो सकता है, तो मैं यहां लिखूंगा इफ x इक्वल टू -4। अगेन आप यहां पर वैल्यू रखोगे बच्चों 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, हम डायरेक्ट रख देते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास 66। आप रख लोगे, वैल्यू यहाँ जगह नहीं है इसलिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर आज 4 चौक 16 चौक 64 64 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास -64 प्लस 2 -62 हो जाएगा। तो y आ जाएगा -62/6 -31/3, तो आया -4 और -31/3, ये आ गया हमारे पास। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, और यहां वैल्यू रख सकते हो क्योंकि थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने डायरेक्ट रख दी। ठीक है, उसके बाद आता बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है देखिए जरा, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, एयर बबल जो होगा बेटा वो स्पेरिकल होगा, स्फीयर होगा ना, हवा का जो बबल होता है वो स्पेरिकल होगा। तो क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इंक्रीज हो रहा है, क्या दे रखा है भाई, ये आपको समझ में आना चाहिए, दे क्या रखा है, चेंज इन रेडियस, इसका मतलब दे रखा है dr बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, ये हमारे पास दे रखा है। एट वट रेट द वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग, उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी dv बाई डी टी, ये हमसे उसने पूछ दिया है कि उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। व्हेन
रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। उस टाइम पे निकालना जब रेडियस कितना हो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां कंफ्यूज होना तो ना कि ये भी डी आर, ये तो रेडियस दे रखा है, ये दे रखा है रेडियस किस हिसाब से चेंज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, एयर बबल स्फेरिकल होता है, स्फीयर होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हुआ बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम यहां पर डिफरेंशिएशन करते हैं, dv अपॉन dt टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन से पता चल जाता है हमें टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो v का 1 हुआ, साथ में dv बाई dt। यहां पर देखेंगे हम तो 4/3 पाई मैंने बेटा सेम रखा, इसका आया 3r² और साथ में dr बाई dt। ये डिफरेंशिएशन तो मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, है ना। अब dv बाई dt तो मैंने निकालना है, इसको ऐसे रखा बेटा 4 पाई ऐसे रखा, r रेडियस हमारे पास 1 तो आएगा 1 का स्क्वायर और dr बाई dt दे रखा है, कितना दे रखा है हाफ, तो कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, तो dv अपॉन dt जो आया वो आया 2 पाई। सिंपल क्वेश्चन था। अब यूनिट रह गई, वॉल्यूम का क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, टाइम का क्या होता है पर सेकंड, तो ये आ गया इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से सिंपल था, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं थे इसमें, है ना। इसके बाद आता बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, हल्का सा इसमें भी लॉजिक है, ज्यादा नहीं, हल्का सा लॉजिक में डरे मत करो। अब बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल, बैलून को फुलाया और वो स्पेरिकल ही रहा, गोल ही रहा, हैज वेरिएबल डायमीटर, इसका डायमीटर दे रखा है, की बार डायमीटर वो दे रखा है 3/2 और 2x + 1, ये डायमीटर दे रखा है। फाइंड द चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, ये है थोड़ा लॉजिक, विद रिस्पेक्ट टू x बोल रहा है, x के रिस्पेक्ट में करना है, यानी मेरे को चेंज इन वॉल्यूम चाहिए dv, लेकिन अपॉन में चाहिए dx, वो कह रहा है हमें x के रिस्पेक्ट में लाओ भाई, रेडियस के नहीं, डायमीटर के नहीं, टाइम के नहीं, x के रिस्पेक्ट में लाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे रेडियस, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को रेडियस तो चाहिए, तो मैं निकालूंगा रेडियस। तो रेडियस कैसे निकल जाएगा, डायमीटर का हाफ, हाफ के लिए अपॉन में 2 लगा दो, 3 अपॉन में 2 था ना, 2 और लगा दिया 4, 2x + 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, रेडियस निकालना तो हाफ लगाया, डायमीटर है 3/2 और 2x + 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 आ गया। अब मेरे को चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं भैया और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम यहां पर नहीं करेंगे हम डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो इसको पहले वहां पुट कर देते हैं, रेडियस की वैल्यू 4/3 पाई, r की वैल्यू पुट करी, r हमारे पास है 3/4 और 2x + 1 का होल क्यूब। सॉल्व करते हैं पहले थोड़ा, 4/3 पाई, 4 इनका क्यूब, इसका भी क्यूब होगा और इसका भी, 3/4 का क्यूब, 3 3 9 3 27, 4 चौक 16 चौक 64 और 2x + 1 का क्यूब, ये कैंसिल हुआ तो आया 9, ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास अच्छा 64, ये कैंसिल हुआ तो 16, तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास 9/16 पाई और 2x + 1 का होल क्यूब। अब डिफरेंशिएशन कर देते बाबू, तो बच्चों डिफरेंशिएशन dB बाई dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो बेटा यहां पर 9/16 पाई तो सेम रखा। अब यहां डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल, मैंने तभी कहा था चेन रूल को बिल्कुल पकड़ के रखो, छोड़ो मत इसको, इसको मैंने मान लिया x, इसको चेन रूल नहीं पता तो पीछे चेन रूल वाली एक्सरसाइज जरूर देख लेना बेटा वीडियो में। यहां पर आया x, तो x की पावर 3 का हुआ 3x², तो इनटू में 2x + 1 का स्क्वायर, और जिसको x मानते हैं उसका दोबारा करते हैं, तो 2x + 1 का दोबारा करेंगे तो आएगा 2, तो कुल मिला के ये 2 से ये कट जाएगा तो आएगा 9/8 पाई और 2x + 1 का होल स्क्वायर। यूनिट कुछ नहीं है क्योंकि वॉल्यूम x के रिस्पेक्ट में, तो क्या यूनिट हम लिखें, ठीक है, क्लियर आप लोगों को ये। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से 14 है, कई बार आ रखा है पेपर में। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एक पाइप है उससे ऐसे करके सैंड गिराया जा रहा है, और जो सैंड गिर रहा है वो दे रखा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
क्यूब से पता चल गया होगा कि ये वॉल्यूम दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूब में होगा तो वॉल्यूम होगा, है ना। ऐसा करके रेत गिराया जा रहा है, ठीक है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, जब ऐसे करके मैं लगातार रेत गिराऊंगा ऐसे करके तो एक ढेर सा बन जाएगा, हीप बन जाएगा और वो कोन की शेप का बनेगा, ऐसे बन जाएगा। पाइप से, ये पाइप है, पाइप से लगातार रेत गिराया जा रहा था और रेत जब गिरता रहा तो वो इस टाइप का एक कोन बना दे रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कोन ऑन द ग्राउंड सच दैट हाइट इज 1/6 ऑफ रेडियस, तो वो क्या बोलना चाह रहा मैं बताता हूं। इस टाइप का एक कोन बन रहा है, इस टाइप का ये कोन बन रहा है। वो कह रहा है इसकी जो हाइट है वो 1/6 होगी रेडियस की, हाइट इज 1/6 रेडियस, हाइट इज 1/6 ऑफ रेडियस, एक ही दे रखा है। एक वॉल्यूम दे रखा है dB अपॉन dt, वॉल्यूम सैंड का दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा हाउ फास्ट द हाइट ऑफ कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4, हाइट इसकी इंक्रीज हो रही, हमें निकालना किस रफ्तार से इंक्रीज हो रही, लेकिन किस पॉइंट पर निकालना, जब हाइट 4 होगी। तो हाइट हमारे पास दे रखी 4 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड dh/dt, ये चीज हमने निकालनी है। क्लियर होगा। वॉल्यूम दे रखा dB/dt, वो दे रखा 12 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट इज 1/6 रेडियस, हाइट इज 1/6 ऑफ रेडियस दे दिया और h हमें पूछा है, dh/dt हमें पूछा है। तो मैंने इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। अब बेटा मेरे को ना h चाहिए, h निकालना, तो इस r को हटा देते हैं यहां से, सिर्फ h चाहिए ना मेरे को dh/dt, तो r का कोई काम नहीं है, तो r को हटा देते हैं। कहां से वैल्यू रखते हैं r की, यहां से वैल्यू निकाल के रख देते हैं। देखो यहां से अगर r की वैल्यू निकालूंगा तो 6 इंटू में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो r की वैल्यू आ गई 6h, मैं यहां लिख देता हूं r की वैल्यू आ गई 6h, पता चल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। तो मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम का वॉल्यूम, 1/3 का 1/3, पाई का पाई, r की जगह 6h का स्क्वायर और इंटू में h। तो वॉल्यूम आए बच्चों 1/3 पाई इंटू 36, h² हो जाएगा और h क्यूब हो गया। देखो ये 36 h² और h क्यूब कैंसिल हो गए बच्चों, तो ये आया 12, तो आया वॉल्यूम आ गया 12 पाई h³। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अब बस हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन, b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dB/dt। तो यहां पर मैंने लिखा बच्चों dB/dt और 12 पाई तो 12 पाई रहेगा और h³ का क्या हो जाएगा हमारे पास 3h² और साथ में dh/dt। ये आया। dB/dt की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 12, तो यहां पर तो रख दी मैंने 12 रख दी, इसको अपॉन में ले आऊंगा 12 पाई और 3 का 3 और h² इक्वल टू dh/dt। 12 से 12 कैंसिल हुआ, इस h की भी हमारे पास वैल्यू है, h की वैल्यू हमारे पास ये है 4, तो यहां 4 रख देंगे, तो आया 1/3 पाई और ये आया 4 का स्क्वायर, ये आएगा dh/dt। तो बच्चों dh/dt जो आया वो कितना आया, 4 चौक 16 48, 1/48 पाई। यूनिट क्या आएगी, हाइट क्या होती है सेंटीमीटर, टाइम क्या होता है सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है ना। उसके बाद आता बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, द टोटल कॉस्ट cx, जो cx है वो टोटल कॉस्ट दे रखा है cx, यहां पर इक्वेशन में लिखा cx, इसका मतलब ये टोटल कॉस्ट है ये वाला। द टोटल कॉस्ट ऑफ cx एसोसिएट विद प्रोडक्शन x। देखो टोटल कॉस्ट जो है ना वो किसके साथ एसोसिएट होगा, प्रोडक्शन। जैसे एक पेन बनाए 5 रुपए का, अब मैंने 5000 पेन बना दे तो 5000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक पेन 10 रुपए का है और 3 पेन कितने होंगे 30, तो जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन होगा उसको एक के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाता है। यही लिख रहा हो, टोटल कॉस्ट ₹x एसोसिएट विद प्रोडक्शन x। ये जो x दिख रहा है आपको लिखा हुआ प्रोडक्शन है, यानी x मतलब एक यूनिट, तो x³ मतलब x इंटू जैसे 5 यूनिट है 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे दे रखा है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस। देखो बच्चों
टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, कॉमर्स वाले बच्चों को पता होता है टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। फिर भी टोटल कॉस्ट जो होगा उसको अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू जो होगा उसके अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। यानी टोटल का हम कुछ भी अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो मार्जिनल हमारे पास आ जाएगा। तो हमें सी एक्स जो दे रखा है, सी एक्स वो दे रखा हमारे पास 0.07 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। अब मेरे को इसका निकालना है क्या, ये तो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट मेरे को क्या चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। सी एक्स का डिफरेंशिएशन सी डैश एक्स, बच्चों जैसे ना dy बाई डी एक्स होता है, डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है, ऐसे एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है, y1 डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है, y डैश डिफरेंशिएशन को, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स डिफरेंशिएशन को, ये डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं। तो सी एक्स का डिफरेंशिएशन सी डैश एक्स कर दिया मैंने। सी डैश एक्स किसको डिनोट कर रहा है, डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो 0.07 इंटू में 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये कांस्टेंट सेम रखा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 0.03 मैंने सेम रखा, इसका आ जाएगा 2x, 15 का 15, x का 1 और इसका 0। यानी जो मेरे पास c डैश x आ गया ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अब ये आ गया 7 3 जा 21, 0.21 एक्स स्क्वायर माइनस 0.0032 जा 6x और प्लस 15, ये आ गई मेरे को मार्जिनल कॉस्ट। अब क्या बोल रहा है, व्हेन 17 यूनिट जो वो 17 है, यूनिट क्या थी x। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 17, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, हमारे पास c डैश 17 पुट करा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.21, x की जगह 17 का स्क्वायर माइनस 0.06, x की जगह 17 और प्लस 15। कैलकुलेट करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। 17 क्यों पुट करा, क्योंकि उसने बोला कि मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट प्रोड्यूस, जो यूनिट प्रोड्यूस हुए, जो यूनिट बने वो बने 17। तो यूनिट क्या थी हमारे पास, x थी, ये था ना x यूनिट, प्रोडक्शन x यूनिट, तो x यूनिट की जगह हमने क्या रख दिया, 17 यूनिट। तो 17 यूनिट पे ये आ गया हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जितना टोटल बनाने में लगा, मार्जिनल कॉस्ट जिसमें हमारा मार्जिन बच जाएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है 16 में, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल x यूनिट। टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, टोटल कमाई जो हो रही है वो इतनी हो रही है, टोटल रेवेन्यू हो रहा है हमारे पास, ये दे रखा हमारे पास रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ये जनरेट हो रहा है और x यूनिट पे, यूनिट x है यहाँ पर, जैसे x स्क्वायर 5 यूनिट होंगे तो 5 का स्क्वायर, 1 यूनिट होगी तो 1 का स्क्वायर, तो ये x यूनिट है और rx जो है ये टोटल रेवेन्यू है। कह रहा फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू, हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है x इक्वल टू 7 पे। तो फिर वही टोटल रेवेन्यू का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। तो पहले मैं यहाँ टोटल रेवेन्यू लिखता हूं, टोटल रेवेन्यू rx, टोटल रेवेन्यू दे रखा 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। अब हमें निकालना मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं हम, मार्जिनल रेवेन्यू, तो क्या करेगा हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन r डैश x, जैसे fx का f डैश x होता r डैश x, r डैश x सिर्फ डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है। तो ये हमारे पास आया 13 तो सेम रहा, तो ये x स्क्वायर का 2x, तो यानी 13 2 जा 26x, पता चल गया होगा। 13 कांस्टेंट नंबर सेम रहा, x स्क्वायर का 2x, तो 2 इंटू 13 26x प्लस 26 और 15 का 0, यानी मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास आ गया 26x प्लस 26। अब वो बोल रहा हमें निकालना है एट x इक्वल टू 7, एट x इक्वल टू 7 मतलब x की वैल्यू हमें 7 रख देनी है। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा 7 यूनिट पे, यानी जब 7 यूनिट बनी, जब 7 यूनिट वो बना रहा तब क्या मार्जिनल रेवेन्यू बचता, तो आएगा 26 इंटू 7 प्लस 26, 6 7 42 का 2 बचा 4
7 दूनी 14, 14 और 4 18 प्लस 26, तो ये आया 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 208, तो ये आ गया मेरे पास 208 रुपये, ₹208। ये बन गया मार्जिनल रेवेन्यू। बच्चों इसके बाद आता है बेटा हमारे पास 17 क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो क्या बोल रहा है बता सकते हो आप? हमें बोल रहा है डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए अपॉन डी आर, ये निकालो व्हेन रेडियस इज 6, जब इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर हो, तो आर के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, वैसे आपको आ गया, फिर भी मैं बता देता हूं, एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ए का हो गया 1 और साथ में हुआ डी ए अपॉन डी आर, यहां पर पाई का पाई और आर स्क्वायर का 2r। अब यहां लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डी आर बाई डी टी तो लगाने नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं करना, तो डी आर बाई डी आर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास डी ए अपॉन डी आर जो आ गया वो आया 2 पाई का 2 पाई और आर की वैल्यू 6, तो आएगा 6 2 जा 12 पाई आ गया। अब इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा था हमारे पास? सेकंड वाला 12 पाई हमारे पास राइट ऑप्शन था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन बोलता है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव बाय द सेल, ये टोटल रेवेन्यू दे रखा है। फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू एट x इक्वल टू 15। पीछे हमने बताया कि टोटल रेवेन्यू का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। तो हम यहां पे निकालते हैं जरा मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू पहले मैं लिख रहा हूं, टोटल रेवेन्यू वो दे रखा आर एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 36x प्लस 5। अब मैं निकाल रहा हूं मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू वो आएगा आर डैश एक्स, 3x² का आ जाएगा 6x प्लस 36। बोल रहा है एट x इक्वल टू 15, अगर x की वैल्यू 15 है तो मैं एट x इक्वल टू 15 पे जनरेट कर रहा हूं, तो r डैश x की जगह रखा 15, 6 का 6, x की जगह 15 प्लस 36। क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। x की जगह सिर्फ 15 रखा हमने, r डैश 15 इक्वल टू 15 पंजे 75, 15 छिके 90 प्लस 36, तो ये आया 6 9 6 126 रुपये, बड़ा कम आया। सो दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पूरी कोशिश की है मैंने। इसी टाइप की अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे को आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लास के बच्चों में दें और स्कूल के बच्चों में दें, जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको ये वीडियो दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर आप सपोर्ट करोगे तो इसी टाइप की और